हाय दोस्तों, आईके में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो जो आप लोग को भेजा था, मुझे विश्वास है कि उसमें आप लोग को काफ़ी मदद मिली होगी, जिससे कि आप लोग इलेक्ट्रीशियन के जो चैप्टर हैं इसको इसका वॉइस से पढ़ते जाएंगे और इसके बाद जस्ट इसी का विद्युत की मूल अवधारणा के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स को पूरा बनाते रहें, जिससे कि आने वाले ऑब्जेक्टिव को काफ़ी सरलता तरीके से हम लोग हल कर सकें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि ये मेरा नाभिक हो गया, इसके बाहर क्या हो गया, कक्षाएं हो गई। तो जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसीलिए जो नाभिक की प्रकृति होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि जो बाहर कक्षे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। इसलिए जो इनका जो आवेश होता है कक्षक का वो होता है निगेटिव। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला पॉइंट है कि नाभिक का व्यास। नेक्स्ट है कि नाभिक का व्यास 10⁻⁻14 मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻14 मीटर के बराबर होता है। तो जो नाभिक का व्यास होता है, हमारे कहने का मतलब ये है जैसे कि नाभिक हो गया, इसके बाहर कक्षाएं हो गई। तो नाभिक जो ये है इसका जो डायामीटर होता है यानी व्यास होता है वो 10⁻14 मीटर होता है। ठीक है, जबकि जो कक्षक का व्यास होता है, जो कक्षाओं का व्यास होता है वह जनरली 10⁻10 मीटर के बराबर। यानी कि भाई देखिए, जो कक्षा है वो तो बड़ा है, तो इसका क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए 10⁻10 की जो वैल्यू है ये 10⁻14 की अपेक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। तो ठीक है दोस्तों, नीचे आते हैं। देखिए नीचे कुछ दिया है, नीचे से पहले आपको ये बताते चलें, यहाँ पर कुछ दिया है नाभिक की खोज। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखिए, जो नाभिक की खोज किया गया था वो 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाभिक की खोज किसने की प्लस किस सन में हुआ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्ती, किसमें, दीर्घवृत्ती एलिप्टिकल्स कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, परमाणु के कण की गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें देखिए क्रम संख्या दिया है, परमाणु का कण दिया है, खोजकर्ता का नाम, सन, कब किस सन में खोज की गई, इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट है इसका आवेश कितना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप लोग हमें बता दें ट्रिक कि आप लोग शायद पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका वो याद करने के लिए एक तरीका था, शॉर्ट ट्रिक था, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब टा मतलब जे टॉमसन ने खोज की थी, पी मतलब प्रोटॉन, तो इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अगला ना मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक। तो जो ईटा परनाश में पहला अक्षर है वो आवेश को, और उसमें नेक्स्ट जो अक्षर है वो क्या करता है, उस वाले वैज्ञानिक, मतलब कि किसके कौन से वैज्ञानिक खोज किए थे। जैसे ईटा में ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का नाम, टा मतलब टॉमसन वैज्ञानिक का नाम, पर में प मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड। नाच में ना हो नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन का आवेश, और जो च है वो चैडविक मतलब वैज्ञानिक का नाम है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, तो इसको इस क्रम से आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि क्रम में पहला है इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता का नाम था जे थॉमसन, आपको बता ही दिए हैं, थॉमसन या थॉमसन बोल सकते हैं, जो इनका खोज किया गया था सन 1897 ईस्वी में। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है। देखिए आप अगर सोचते होंगे कि नहीं शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप भूल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हर कंपटीशन के एग्जामों में, चाहे कोई भी आपका एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ वो एक मतलब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो देखिए जो इसका द्रव्यमान होता है वो जनरली होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों वह 9.109 इंटू 10⁻³ kg। अब ये AMU में क्या होता है, तो देखिए AMU ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बस इसका द्रव्यमान इसमें जानते रहिए। फिर आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋणात्मक आवेश, वो भी कितना होगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। सी मतलब कूलाम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन का बता दिए रदरफोर्ड सन किसमें 1920 ईस्वी में खोज की थी। और जो इसका आवेश जो इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg होता है। और इस पर जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है, वो भी कितना जस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर, वो भी पॉजिटिव +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को देखते जाएं। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने खोज की थी 1932 ईस्वी में। इस पर आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, द्रव्यमान जो होता है वह प्रोटॉन के बराबर होता है। और AMU में हमको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है आवेश। आवेश जो देखिए आपको न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है 0, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमको देखिए इसको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये आप जानते रहिए कि पॉजिट्रॉन जो होता है वह +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका जो आवेश, मतलब ये पॉजिट्रॉन जो होता है पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रिनो मतलब जस्ट लाइक 0, मतलब न्यूट्रॉन टाइप है। मेसान मतलब इसमें देखिए +1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, और मतलब इसमें तीनों के गुण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। जो मेसान होता है इसमें तीनों के गुण हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट इसके नीचे देखिए दिया है प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन द्वारा H+ आयन के रूप में देखा गया था, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1997 से ये 1997 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 1897 से 1920 द्वारा अन्य नाभिक और नाम में पहचाना गया। मतलब सर्वप्रथम तो गोल्डस्टीन ने खोजा, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो बताने का श्रेय था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि देखिए यहाँ पर जस्ट इसके नीचे दिया है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक AMU बराबर होता है 1.661 × 10⁻27 kg, बराबर ये भी होता है 1/एवोगाद्रो नंबर, 1 ग्राम में होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर होता है 6.022 × 10⁻26 AMU। मतलब ये जो कहानी है इसको आप चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस पर पहला पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15। देखिए हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने बात किया कि नाभिक के बाद इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पर्सनल इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है तो उसको दिया है कि 10⁻⁻15 मीटर होता है।
मतलब देखिए इस कक्षक की बात नहीं हो रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए अगला दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। मतलब ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, मतलब 1/1840, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी लहजों में लिख के आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का कितना गुना होता है, तो इस तरह से दे देता है, ठीक है दोस्तों। या ये कहें कि यदि प्रोटॉन का एक भाग और इलेक्ट्रॉन का 1840 भाग की क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है 2 से 3 फर्मी मीटर होती है, ठीक है। यह देखिए जो फर्मी है यह क्या होता है कि आणविक मतलब इनके बीच की दूरी को दिखाने के लिए करते हैं, जो कि क्या है, बहुत छोटी दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संगत एक हाइड्रोजन परमाणु की संगत के बराबर होती है। मतलब कि प्रत्येक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संगत मतलब द्रव्यमान जो होती है एक हाइड्रोजन की परमाणु की संगत के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, सामान्य अवस्था में पदार्थ का प्रत्येक परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। मतलब कोई भी अगर देखा जाए कि परमाणु किस अवस्था में है तो वो जनरली क्या होता है कि विद्युत उदासीन अवस्था में होता है, क्योंकि परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर तथा अधिकतम नाभिकीय बल होता है, जबकि नाभिक से दूरी बढ़ने पर अर्थात कक्षा की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर बढ़ती है तथा नाभिकीय बल कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। हम बात कर रहे थे नाभिक में, तो नाभिक में जितने नंबर आप प्रोटॉन होंगे उतने नंबर आप क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला दिया है परमाणु के कक्षक की ऊर्जा। तो देखिए आप इसके बारे में जानते रहिए या ना जानते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं तो, ठीक है। फिलहाल यदि आपको याद हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो परमाणु के कक्षक की ऊर्जा होती है ई एनर्जी, वह किस पर डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, मतलब किसके अनुक्रमानुपाती या किसके व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्ट पूछ लेता है इन्हीं से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ देखिए आपको बताते चलें। यहाँ देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाने गए थे। नेक्स्ट देखिए जेड जो होता है, जेड से क्या दिखाते हैं, परमाणु का क्रमांक। एम से क्या दिखाते हैं, मास मतलब द्रव्यमान। नेक्स्ट है ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन मतलब कक्षक की संख्या। जो ये सूत्र है यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी एम जेड ई एन या एच है वो क्या है। नेक्स्ट एन मतलब कक्षक की संख्या है, एच मतलब होता है प्लांक नियतांक, जो कि होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है परमाणु के कक्षक की त्रिज्या। यहाँ तो परमाणु के कक्षक की ऊर्जा की बात हुई थी, यहाँ त्रिज्या की बात होगी Rn n² h² / 4πm/z² ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये डिपेंड है कि ये जो त्रिज्या है वो किसके प्रपोर्शनल या मतलब व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, ये बस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। आयनीकरण के समय इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर पदार्थ को छोड़ देता है या बाहर निकल जाता है। सामान्यतः आयनीकरण के दौरान द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। मतलब जब आयनीकरण की घटना होगी, आयनाइजेशन की घटना होगी, तो उसमें क्या होता है, जनरली द्रव्यमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थों से ऊष्मा का उत्सर्जन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, ठीक है। मतलब ये पूछा जाए कि पदार्थ से जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो किस तरंग के रूप में होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से वीडियो को आप देखते रहिए और इसी तरह से हम जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन विद्युत की मूल अवधारणा, तो हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लाएंगे। लगभग 50 to 100 क्वेश्चन लाएंगे, जिसको इसी के बाद ऐसे ही आपको सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।